हाय गाइस, अन्योंगसेओ। माय नेम इज़ द लॉस्ट बॉय मुंबई। सो आजकल ये बात हर कोई जानता है कि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, दैट कोरियंस हेट इंडियंस एंड कोरिया में रेसिज्म सबसे ज़्यादा है। लेकिन भाई, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें रेसिज्म नहीं होता है। हमारी इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, फिलीपींस में भी है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी है यार। हर तरफ है दुनिया में रेसिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों की मेंटल एबिलिटी के बेसिस पर हम पूरी कंट्री को क्रिटिसाइज करें। आज हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, फिर वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, और ऐसे करते करते छोटे से इश्यूज बहुत बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स और लीगल इश्यूज में बदल जाते हैं, जिनकी मदद से दो नेशंस के बीच में लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में, नीचा दिखाने में लग जाते हैं, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जो आग लगा देते हैं और बाकी सब उस आग में जलकर अपने ही सोचने की ताकत लगभग खो देते हैं। और ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि कोरियंस बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, वो इंडियंस को हेट करते हैं। सिर्फ इंडियंस को ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स को भी कोरियन सोसाइटी के इक्वल्स नहीं समझते, वो उन्हें बहुत बैडली ट्रीट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और अब मैंने बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा किए हैं, जिन्हें मैं आप सभी को एक एक करके बताऊंगा कि दैट ऑल कोरियंस आर नॉट हेट इंडियंस। आई मीन टू से 99% कोरियंस आर लव इंडियंस एंड ऑल्सो इंडियन फूड वेरी मच, स्पेशली इंडिया वेरी मच। सो चलिए शुरू करते हैं एक के बाद एक प्रूफ के साथ। 2 साल पहले की बात है, कुछ इंडियन टूरिस्ट वहाँ कोरिया विजिट करने गए थे, वहाँ के फेमस प्लेसेस, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह को विजिट करने के लिए। लेकिन शाम को आते आते वो लोग अपने होटल का रास्ता भूल गए, यहाँ तक कि उनके फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। तब उन्होंने वहाँ के लोकल सिटीजन से सोल में हेल्प मांगी और वो लोग इतने काइंड थे कि बाय गॉड उन्होंने ना सिर्फ उन्हें रास्ता बताया बल्कि उन्हें गाइड करते करते उनके होटल तक भी पहुंचा दिया। और ये बात था पहला प्रूफ कि कोरियन लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट और काइंड होते हैं। दूसरा प्रूफ, 1 साल पहले एक इंडियन दीदी कोरिया विजिट करने के लिए गई थी और वो वहाँ पर अपनी बिल्डिंग की टेरेस पर से ड्रोन को उड़ाकर आसपास के ब्यूटीफुल व्यूज की फुटेज ले रही थी। और जब वो अपने रूम में वापस आई और वो अपने रूम से निकली मॉल में ग्रोसरीज की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब वो अपने रूम से बाहर 4-5 किलोमीटर दूर पहुंची तब उन्हें अपने रूम के ओनर का फोन आया कि वहां पर पुलिस आई है। वो दीदी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वो वापस अपने रूम की तरफ आई। और जब वो अपने रूम के अंदर आई तो वहां पर पुलिस और फ्लैट के ओनर दोनों थे। और जब पुलिस ने उन इंडियन दीदी को देखा कि वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई है तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें बहुत ही प्यार से समझाया और उन्हें काम डाउन किया और कहा कि प्लीज़ डोंट वरी, हम आपको यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ड्रोन क्यों उड़ाया। तो दीदी ने बता दिया कि मैं बस वहाँ ऊपर से ब्यूटीफुल व्यूज़ की फुटेज ले रही थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस अगर आपने वीडियो शूट किया है तो प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए, हम बस आपको वार्निंग देने के लिए आए हैं। बाय गॉड, उस वक्त अगर वहाँ पर उनकी जगह हमारे यहाँ की पुलिस होती ना तो बिना फाइन भरे हम लोगों को बिल्कुल भी जाने नहीं देती। थर्ड प्रूफ, सन 2017 में एक इंडियन फैमिली अपनी 6 साल की बच्ची के साथ कोरिया विजिट करने के लिए गए थे सोल में। वो लोग रात को वहाँ पर रेस्टोरेंट में गए अपना फेवरेट कोरियन बारबेक्यू खाने के लिए और उनकी बेटी खेलते खेलते रेस्टोरेंट से बाहर चली गई, उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चला। और जब वो खेलते खेलते रेस्टोरेंट से दूर आ गई तो उसने आसपास देखा, वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई, घबराई हुई थी, सिर्फ 5 साल की छोटी बच्ची थी। और तब एक कोरियन दीदी ने उस बच्ची को संभाला, उसे रात को अपने घर ले गई और सुबह होने पर पुलिस स्टेशन गई और पुलिस की हेल्प से उस बच्ची को उसके पेरेंट्स से मिलवाया। ये था थर्ड प्रूफ कि कोरियन लोग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड होते हैं। फोर्थ प्रूफ ये है कि एक इंडियन स्टूडेंट वहाँ कोरिया में इंजीनियरिंग स्टडी करने के लिए गया था। वो अपने हॉस्टल से लेकर अपने इंस्टीट्यूशन तक रोज़ ट्रेन में सफ़र किया करता था और वो पहली बार ट्रेन के अंदर गया तो वो ऐसे ही जाकर किसी सीट पर बैठ गया और वहाँ पर थोड़ी ही देर में एक ओल्ड लेडी है और उसने उससे कहा कि बेटा, ये सीट तुम्हारी नहीं है, ये ओल्ड लोगों के लिए है।
यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उन पर सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि ये सीट ओल्ड लोगों के लिए है, वो सीट प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, तुम्हारी सीट वहाँ पर है, जाओ वहाँ पर जाकर बैठ जाओ करके उस ओल्ड लेडी ने उस इंजरियस स्टूडेंट को प्यार से समझाया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। और उस लड़के ने अपने रूम में वापस आकर अपने दोस्तों को बताया कि यार कोरियन लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं। उन आंटी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा बल्कि प्यार से समझाया। बाय गॉड। और उसी दिन से वो लड़का कोरिया का बहुत ही बड़ा फैन हो गया और यहाँ तक कि उसने 5-6 महीने बाद अपने फ्रेंड्स को कोरिया को घुमाने के लिए भी बुलाया। उसने सोल, गंगम, सेल, बुसान बहुत सारी जगह अपने दोस्तों को घुमाई और उन सभी लोगों को कोरिया, कोरियन फूड, कोरियन लोगों की काइंडनेस, पार्क सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब तक मैंने आप सभी लोगों को लगभग 4 प्रूफ्स दिए हैं कि चाहे इंडियंस हो, फॉरेनर्स हो या फिर किसी भी नेशंस के सिटीजन्स, कोरियन लोग हर नेशन के लोगों के साथ बराबर वहाँ के लोकल्स की तरह बिहेव करते हैं। उनके लिए कैस्ट, रीजन, नेशनैलिटी, आप कहाँ से हो, रिच कंट्री से या पुअर कंट्री से, ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। वो सब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को मानते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल हु हैव फेस्ड रेसिज्म इन कोरिया। लेट्स स्टार्ट। उनमें से पहले विक्टिम थी एक लड़की, एक इंडियन लड़की। वहाँ सोल में एक कोरियन ड्रेस शॉप के अंदर गई और वहाँ पर ड्रेसेस को देख रही थी। एक वाइट टी शर्ट को टच करके देख रही थी। तभी वहाँ पर स्टोर का ओनर आकर वहाँ पर उस टी शर्ट को साफ करने लगा, समथिंग लाइक डस्टिंग। और उस लड़की को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि मैं शायद पुअर कंट्री से हूँ या फिर मैं शायद अनटचेबल हूँ, इसलिए मेरे छूते ही इस स्टोर का ओनर इस टी शर्ट को क्लीन कर रहा है। देन शी सेड ओके फाइन, आई एम नॉट बाइंग। ऐसा करके वो चली गई और बाहर जाकर सभी लोगों को बताया कि वहाँ पर उस स्टोर में उसके साथ वो अनटचेबल है, ऐसा सोचकर उस स्टोर का ओनर उस वाइट टी शर्ट को साफ कर रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इन रियलिटी हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। कोरिया की हर ड्रेस शॉप में एक बोर्ड लगा हुआ है कि कस्टमर जब भी शॉप के अंदर एंटर करता है तो वो कपड़ों को टच नहीं कर सकता, या तो उन्हें देख सकता है या फिर खरीद सकता है। खासकर वाइट कलर तो कोरिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और पैशनेट होता है और वाइट कलर के कपड़े ज़्यादातर सस्ते होते हैं और उन पर कोई भी दाग ईजिली बैठ जाता है। और जबकि वाइट कलर के कपड़े पहले से ही सस्ते होते हैं और अगर ऊपर से उनके ऊपर कोई दाग बैठ जाए तो बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं होते हैं। इसलिए कोरिया की हर ड्रेस शॉप में एक बोर्ड लगा हुआ है कि जब भी कोई कस्टमर, चाहे वो कोरियन हो, इंडियन हो या फिर किसी भी कंट्री का, जब ड्रेस शॉप के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर उसे सबसे पहले एक बोर्ड देखने को मिलता है कि आप इस शॉप के अंदर इन ड्रेसेस को सिर्फ देख सकते हो या फिर बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोरियन ड्रेस शॉप अपने लिए पहले क्लीननेस मेंटेन करती है। और जब वो इंडियन लड़की उस ड्रेस शॉप के अंदर एंटर की और उन्होंने उस बोर्ड को नहीं पढ़ा होगा और उसी वक्त उन्होंने उस टी शर्ट को टच किया और तब उस ओनर ने उस टी शर्ट को जाकर ऐसे साफ करने लगा। अभी हड़बड़ाहट में उस लड़की को लगा कि वो ओनर उस टी शर्ट को इसलिए साफ कर रहा है क्योंकि वो इंडिया से थी और वो लोग उन्हें अनटचेबल मानते हैं। इसलिए घबराहट में उस लड़की ने कहा कि ओके आई एम नॉट बाइंग, और बाहर जाकर हर तरफ ये रूमर्स फैला दिए कि कोरियन ड्रेस शॉप में इंडियंस को अलाउड नहीं करते हैं और वो लोग उन लोग को अनटचेबल समझते हैं। बाय चांस अगर वो लोग किसी कपड़े को टच भी करते हैं तो वो लोग उसे साफ करने लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। वहाँ की हर कोरियन ड्रेस शॉप में वही बोर्ड लगा हुआ आप लोग को मिलेगा अगर आप कोरिया विजिट करने जाओगे कि दैट यू कांट टच दीज क्लोथ्स, यू कैन ओनली बाय इट और यू कैन सी इट। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है कोरिया में, क्योंकि हर कोरियन ड्रेस शॉप की पहली प्रायोरिटी होती है अपने क्लोथ्स और शॉप को क्लीन रखना। अब बात करते हैं दूसरी रेसिज्म के इंसिडेंट के बारे में जो कोरिया में कुछ महीने पहले हुई थी। कुछ इंडियन लड़के कोरिया के क्लब में जा रहे थे और उन्होंने जब क्लब के बाहर देखा कि दैट मुस्लिम्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड ऑन दिस क्लब, तो वो लोग स्टोर के मैनेजर से जाकर पूछने लगे और उस मैनेजर ने उन्हें सिर्फ स्टोर से बाहर जाने के लिए कहा। उसने किसी तरह अपने YouTube चैनल को यूज़ करके उस बोर्ड को तो वहाँ से हटवा दिया, लेकिन उस वक्त से पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि दैट कोरियंस आर हेट इंडियंस। वो लोग इंडियंस को अनटचेबल और एक पुअर कंट्री से समझते हैं। ऐसा उन लोगों को लगता है जो कोरियंस के बारे में बातें करते हैं कि कोरिया इंडिया को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है।
दरअसल कुछ महीने पहले कुछ इंडियन और मुस्लिम लड़के वहाँ कोरियन क्लब में गए थे और वहाँ पर वो लोग नशे में टलनी होकर कुछ कोरियन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उन लोगों को क्लब से बाहर तो फेंक दिया और तभी से हर तरफ ये रूमर स्प्रेड हो गए कि दैट इंडियंस आर नॉट ट्रीट कोरियन वेल। वो लोग कोरियन गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट करते हैं और जब देखो वो लोग उन्हें नीची नज़र से देखते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली साइको होते हैं, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जबकि ना तो इंडिया कोरिया के बारे में बुरा सोचता है और ना ही कोरिया इंडिया को बुरा ट्रीट करता है और ना ही उसके बारे में कुछ बुरा सोचता है। दरअसल इन स्प्रेडेड रूमर्स का सोर्स स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में, जब एक साइको इंडियन ने 5 कोरियन लड़कियों का रेप किया था। गॉड, सोचकर तो मेरी रूह तक कांप जाती है। अब आप लोग भी सोच कर देखिए, जब हमारे ही कंट्री का ये शख्स दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ की गर्ल्स को सेक्सुअली हरास करता है तो वो लोग इंडियंस को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेंगे। वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है, लेकिन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है कि सारे इंडियंस एक जैसे होते हैं। नहीं, जबकि 99% इंडियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो स्पेशली गर्ल्स को बहुत ही वेल बिहेव मैनर से ट्रीट करते हैं। अब आप ही सोच लीजिए, सिर्फ इंडिया या कोरिया ही नहीं बल्कि दुनिया की हर कंट्री में आप लोगों को अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो साइको लोग भी मिल ही जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर कोई कोरियन लड़की इंडिया में आती है और यहाँ पर उसके साथ मोलेस्टेशन जैसा घिनौना इंसिडेंट होता है और वो अपने कंट्री जाकर अपने कोरियन दोस्तों को और लोगों को बताती है कि इंडिया में मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ, वो सिर्फ उन कुछ लोगों के बारे में बुरा भला नहीं कहते हैं बल्कि वो लोग पूरी कंट्री को क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसा होने के बाद जब हमारी कंट्री में से कोरिया में कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोग कोरियंस इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में जो रूमर स्प्रेड हो चुके होते हैं उनकी वजह से वो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और लोग सिर्फ उन कुछ लोगों के मेंटल एबिलिटी की बेसिस पर पूरी कंट्री को क्रिटिसाइज करते हैं और ये क्रिटिसिज्म बढ़ते बढ़ते एक एंगर फायरबॉल के हेटरेट का फॉर्म ले लेता है। इन सभी इश्यूज में गलती किसी भी कंट्री की नहीं होती, गलती उन लोगों की होती है जो फीमेल को मोलेस्ट करके उन्हें सेक्सुअली हरास करके अपने आप को मैन समझते हैं, जबकि वो लोग ये नहीं जानते कि उनसे बड़ा साइको पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। मैन तो वो होता है जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, गर्ल के हर डिसीजन को अपने हार्ट से एक्सेप्ट करे। अब ऐसे घिनौने इंसिडेंट तो लगभग दुनिया की हर कंट्री में होते रहते हैं और उनकी कंट्री की जो इमेज खराब हुई है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले उन लोगों को बदलना होगा जिनकी वजह से उनकी कंट्री का नाम खराब हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई फॉरेनर बाहर जाता है विजिट करने के लिए तो वो अपनी हर एक हैबिट से अपनी कंट्री की कल्चर, वहाँ के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इनके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न ऐसा भी है जिसकी वजह से कुछ कोरियन क्लब्स फॉरेन टूरिस्ट को अपने क्लब के अंदर एंट्री नहीं देते, जो वो है कि फॉरेन टूरिस्ट जो वहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों का वहाँ पर कोई परिवार नहीं होता है और जब वो लोग क्लब के अंदर जाते हैं तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और उस वक्त अगर वो लोग क्लब के अंदर कुछ सीन क्रिएट करे तो वहाँ पर उन लोगों को संभालने वाला भी कोई नहीं होता है और अगर वो क्लब के लोग, चाहे वो मैनेजर हो, सिक्योरिटी गार्ड या ओनर, वो लोग उन्हें क्लब के बाहर टैक्सी में भी छोड़ने जाए तो वो कोरिया का लोकल हो तो ड्राइवर उन्हें ले जाता है। लेकिन अगर वो ड्रंक पर्सन फॉरेनर हो तो वो ना ही अपने होटल का एड्रेस ठीक से बता पाता है और ना ही टैक्सी ड्राइवर इस मसले में पड़ने के बारे में, खतरा मोल लेने के बारे में सोच सकता है। इसी वजह से ज़्यादातर फॉरेनर्स को कोरियन क्लब में अलाउमेंट नहीं किया जाता। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया और कोरिया के रिलेशन के बारे में। इंडिया और कोरिया के बीच में चाहे कल्चरल इवेंट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, चाहे बिजनेस डील हो, इन सभी चीज़ों में इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिनकी वजह से इंडिया और कोरिया का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, एकदम अनब्रेकेबल। और इन दोनों कंट्रीज़ के कल्चर सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करूँ तो इंडिया और कोरिया दोनों ही कंट्रीज़ के पीपल एक दूसरे की कल्चर्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं और उनकी स्पेशलिटी का क्रेज़ तो इन दोनों कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोरियन लोग इंडियन फूड को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं
अगर आप लोग कोरिया में कहीं भी करी का नाम लेंगे तो वो सभी लोग कहेंगे इंदो, मतलब इंडिया का फूड है। और वो लोग का इंडियन फूड ये करी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो लोग इंडियन फूड को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं और यहाँ तक कि इंडियंस भी कोरियन फूड को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं भी कहेंगे कोरियन बारबेक्यू तो हर इंडियन कहेगा कि उन्हें कोरिया का कोरियन बारबेक्यू, कोरियन पोटैटो नूडल्स, वहाँ का स्ट्रीट फूड सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब बात करें इंडियन और कोरियन गर्ल्स के अपने अपने कल्चर्स के चॉइस के बारे में, तो इंडियन गर्ल्स कोरिया की आउटफिट, वहाँ का स्टाइल, वहाँ का डांस, फैशन सेंस सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ तक कि कोरियन गर्ल्स भी इंडिया का ट्रेडिशन साड़ी पहनना, सलवार पहनना, यहाँ तक कि भरतनाट्यम, कथकली जैसे डांस, ये सभी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज इंडिया और कोरिया की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो एकदम अनब्रेकेबल और मजबूत हो चुकी है, इनका क्रेडिट उन इंडियन और कोरियन यूट्यूबर्स को जाता है जो अपनी नेबर कंट्री में जाकर वहाँ की स्पेशलिटी को अपनी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन यूट्यूबर्स कोरिया की स्पेशलिटी को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं और कोरियन यूट्यूबर्स इंडिया की स्पेशलिटी को अपनी कंट्री कोरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी यूट्यूबर्स के थ्रू इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की कंट्री के कल्चर्स की सिमिलरिटी का पता चलता है। और एक एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करें तो अगरबत्ती हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें फ्रेश फील कराता है। यहाँ तक कि कोरिया में भी 99% लोग अगरबत्ती यूज़ करते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि अगरबत्ती की खुशबू से वो लोग स्ट्रेसलेस फील करते हैं, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर में होने का एहसास करते हैं और एकदम फ्रेश माइंडेड होने का एहसास होता है। ये बात लगभग सच ही है क्योंकि खुशबूदार अगरबत्ती सभी को बहुत ही ज़्यादा पेन रिलीफ, स्ट्रेसलेस फील कराती है, एकदम लाइट वेटेड। इनके अलावा अगर हम बात करें उस सोर्स के बारे में जो इन दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, वो है इन दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने म्यूजिकल स्टेटस और फिल्म का क्रेज़। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों में इंडिया में BTS, ब्लैकपिंक, K-pop, EXO और 17 का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ तक कि इंडियन लड़कियाँ ही नहीं बल्कि लड़के भी K-pop सॉन्ग के, K-ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हो चुके हैं। और यहाँ तक कि कोरिया में भी इंडियन फिल्म का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग वहाँ के किसी भी लोगों को ये सारी बातें पूछ सकते हैं 3 इडियट्स की मूवी की फिल्म दिखाकर, वो उनमें से 99% लोग यही बात करेंगे कि ये तो 3 इडियट्स मूवी है, आमिर खान की मूवी है। और कोरिया में इंडियन सेलिब्रिटी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप इन इंडियन सेलिब्रिटीज़ का फोटो उन कोरियन सिटीजन्स को दिखाएंगे तो वो लोग एक ही मिनट में इन लोगों को पहचान लेंगे। और इन सभी सिमिलरिटीज़ के अलावा एक और सिमिलरिटी के बारे में बात करें तो आज से बहुत साल पहले एंशियंट पीरियड में हमारी एक इंडियन क्वीन ने कोरियन किंग से शादी की थी और तभी से इंडिया और कोरिया बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जैसे कि दिल को खून जाता है, दिल से कभी धड़कन दूर नहीं रहती, बिना दिल के कुछ भी जिंदा नहीं रहता। और इंडिया और कोरिया एक दूसरे के धड़कते दिल है जो एक दूसरे के टेक्नोलॉजी, बिजनेस डील, कल्चरल फेस्टिवल, हर तरह की सिचुएशन में साथ देते हैं। अब 1970s की बात है, कोरिया में वार का माहौल था और इंडिया ने हेल्थ कैंप, मेडिकल सर्विसेज के द्वारा कोरिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प की और तभी से इंडिया और कोरिया का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर कोई इंडियन कोरिया में जाकर सेटल होना चाहता है, वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, या फिर कोई कोरियन इंडिया में आकर यहाँ पर अपनी लाइफ सेटल करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, वो वर्किंग परमिट लेकर अपनी फेवरेट कंट्री में सेटल हो सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है, ये तो नेशन का रूल है, बेसिक रूल जो हर किसी को पता है। बस उसे वर्किंग परमिट के लिए अप्लाई करना होता है और फॉरेन कंट्रीज़ के रूल्स को 4-5 साल तक के लिए फॉलो करना होता है ताकि उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड मिल सके। और अब अगर हम बात करें कोरिया और इंडिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड लेवल के बारे में तो हाँ, ये बात सच है कि कोरियंस अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। जितना वहाँ पर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है उतना ही आपका लुक भी वहाँ पर मैटर करता है, जो आपको ईजिली जॉब दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और वहाँ पर नेचुरली 16-17 के बाद बच्चों को अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने का प्राइस प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट की जाती है, क्योंकि हाँ, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी आपके लुक्स को बेटर बनाता है। हाँ, वैसे ये बात सच भी है।
कि सर्जरी किसी भी प्रॉब्लम का लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स या फिर क्लीननेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो प्लास्टिक सर्जरी आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। और सिर्फ कोरियन से क्यों, हम सभी लोग अपने अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया हो या कोरिया या फिर कोई भी फॉरेन कंट्री, जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो क्या एल्डर ये नहीं पूछता कि बेबी ब्लैक कलर का है या वाइट? क्यों? ज़रूर पूछेगा भाई, क्योंकि बेबी का कलर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ब्लैक कलर का हो तो कुछ लोग उसे बैड लक समझते हैं और वाइट हो तो गुड लक। इंडिया में भी बहुत सारे लोग अपने आउटलुक्स को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट मानते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं गोरे रंग का हूँ, अगर मेरा ही रंग काला हो गया तो मैं ही अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगूंगा। सब चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें कि जब भी कोई ब्लैक कलर का फॉरेनर कोरिया में ट्रैवल करने के लिए जाता है या फिर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए जाता है तो इन दोनों कंट्रीज़ में कुछ मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं जो उन सभी ब्लैक टूरिस्ट के कलर को उनकी आइडेंटिटी के ज़रिए डिफाइन करते हैं। यानी कि वो लोग ये मानते हैं कि उनका ब्लैक कलर उनके बिहेवियर को डिफाइन करता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। किसी को भी उनके कलर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। मैं दोनों में से किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी अपने आउटलुक्स को मेंटेन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है और एक दूसरे की कल्चर को फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये उसका डिसीजन है, किसी और का नहीं। ऐसे इंसिडेंट्स कोरिया में भी होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में भी होते हैं। अब ये दोनों कंट्रीज़ के लोग क्या एक दूसरे की कंट्रीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं? नहीं भाई, कोरिया के लोग आप इंडियंस को ये नहीं कहते कि हम लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, आप लोग भी प्लास्टिक सर्जरी कराइए, और ना ही इंडिया के लोग कोरियंस को ये कहते हैं कि हम लोग कुछ लोग अपने आउटलुक्स को नेचुरली मेंटेन करते हैं तो आप लोग भी नेचुरली मेंटेन कीजिए। नहीं, जितना दोनों कंट्रीज़ का कल्चर सिमिलर है उतना ही थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। वो एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं तो वो उन लोगों की मर्जी है जो फॉलो करना चाहते हैं, और जिन लोगों को फॉलो नहीं करना वो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ डिसीजन पर बेस्ड होती है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 99% कोरियंस क्लीन शेवन होते हैं और इंडिया में ज़्यादातर 50% लोग क्लीन शेव होते हैं और 50% लोग बियर्ड मेंटेन करते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मुझे बियर्ड रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही बियर्ड की आदत नहीं है। वैसे ही जिन लोगों को बियर्ड की आदत होती है वो रखते हैं। कोरिया में भी कुछ लोग हैं जो बियर्ड रखते हैं क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ें पसंद होती है। अब ऐसे अपने आउटलुक्स को मेंटेन करना है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो उनका डिसीजन होता है कि वो अपने लुक्स को कैसे, कौन से बेसिस पर और किस मेथड के थ्रू मेंटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोरिया में अगर लड़के मेकअप करते हैं तो कुछ लड़के मेकअप नहीं भी करते हैं, और इंडिया में भी कुछ लड़के मेकअप करते हैं तो कुछ लड़के नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी चॉइसेस होती है यार कि वो अपने लुक्स को कैसे मेंटेन करें। वो आपको नहीं कह रहे हैं वो लोग जैसा अपने लुक्स को मेंटेन करते हैं आप भी उन्हीं के बेसिस को फॉलो करो। नहीं, आप भी अपने लुक्स को जैसे चाहो वैसे मेंटेन कर सकते हो, आप तो खुद ही पूरी तरह से फ्री हो। तो फिर और अगर आपको अपने लुक्स को मेंटेन नहीं करना है तो मत करो यार, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आप मेकअप ब्यूटी से ज़्यादा पॉसेसिव हो या फिर अपनी नेचुरल ब्यूटी से, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कोई भी आपको कभी भी फोर्स नहीं कर रहा है, आप फ्री हो, आप जैसे चाहे अपने आप को वैसा रख सकते हो, जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। इन सब के अलावा इंडियंस और कोरियंस एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं, किसी को इंडिया पसंद है तो किसी को कोरिया, कोई इंडिया से कोरिया में जाते हैं के-पॉप आइडल बनने के लिए, के-पॉप म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए, वहाँ के अमेजिंग म्यूजिक फेस्टिवल्स एंजॉय करने के लिए, या फिर एक के-पॉप आइडल बनने का सपना लेकर। और कुछ कोरियंस भी इंडिया में आते हैं यहाँ पर एक्टर बनने का सपना लेने के लिए, यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करने के इंटेंशन से, यहाँ तक कि अपना गोल भी कंप्लीट करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आते हैं मुंबई शहर में, जैसे कि इंडिया के लोग कोरिया के सोल में जाते हैं, सेल जो कोरिया का, साउथ कोरिया का कैपिटल है। दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर दूसरी कोई इशू सॉर्ट आउट करने में, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ पूरे अच्छे से कोलैब करते हैं। और ये सभी बातें इंडिया और कोरिया के रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी इससे तोड़ नहीं पाएगा, चाहे कोई गलतफहमी हो या फिर कोई
इश्यू क्रिएट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 पल तक ये सभी चीज़ें रहती है, बाद में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप लोगों को कोरिया में जॉब करनी है तो वहाँ पर इंग्लिश टीचर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ज़्यादातर कोरियंस इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और अगर कोरियन लोगों को इंडिया में जॉब करनी है तो कुछ कोरियन यहाँ पर आकर हिंदी टीचर बनने का ड्रीम देखते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और लगभग पिछले सालों में ऐसे बहुत से इंडियंस और कोरियन हैं जिन्होंने अपना ये ड्रीम पूरा भी किया है। मैं उनकी प्रायोरिटी और उनके मेहनत के लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस both of you, Indian and Korean students, as well as both nations with a strong relationship। और हाँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया कि इंडिया और कोरिया, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में गॉड्स की सिमिलैरिटी भी उतनी ही है। जानते हैं कैसे? जैसे कोरिया में बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वैसे ही इंडिया में भी लोग उतना ही बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूँ क्योंकि वो मेरी चॉइस है। और इंडिया में बुद्धिज़्म तो लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बुद्ध का मतलब गुड लक होता है। और इन सब के अलावा कुछ बात करूँ तो हाँ, कुछ एल्डर्स ऐसे होते हैं, ऑल एल्डर्स नहीं, सभी एल्डर्स नहीं, बल्कि कुछ बड़े लोग 100% में 99% बड़े लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो अपने माइनर और डिसेंडेंट्स की चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं, और डिसेंडेंट्स भी अपने एंसेस्टर्स की चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेजर एल्डर्स ऐसे होते हैं जो अपने क्लैन, अपने कास्ट और अपने मज़हब और धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को अलग समझते हैं और अपने मज़हब के लोगों को अलग समझते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप ही लोग सोचो, क्या हमारा ब्लड रेड और उनका ब्लड येलो है? नहीं, ब्लड का रंग भी एक ही होता है और इंसान भी एक ही होता है। वो लोग बिल्कुल भी अलग नहीं होते। और अगर आप लोगों को अपने एल्डर्स जो पहले से गॉड्स के लिए अपनी जो थीसनेस है, जो अपनी आस्था है, वो प्रकट करते आए हैं, और अगर आपको वो नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने एल्डर्स की आस्था को क्रिटिसाइज करो, क्योंकि वो उनकी चॉइस होती है। आप लोग अपनी अपनी चॉइसेस को ओबे करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो। वो उनकी जनरेशन की सोच को मानते हैं और हम हमारी जनरेशन की सोच को। इन सब के अलावा अगर आप किसी भी इंडियन से पूछेंगे तो वो कोरियन गॉड और यहाँ तक कि वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, चाहे वो गॉड हो या फिर दूसरे क्रीचर्स, जैसे कि किंग ड्रैगन, 9 टेल फॉक्स, डेमन, गॉब्लिन, इन सभी का नाम इंडियन लोग बता देंगे। और अगर आप कोरिया में पूछें तो वो इंडियन गॉड्स के नाम और शायद डेविल्स के नाम भी बता देंगे, जैसे ही कि गॉड के नाम राम जी, खासकर कृष्णा जी, हनुमान जी, और विलेन के नाम तो हर कोई बताता है, इसमें कोई छिपाने वाली बात तो नहीं है। लेकिन मैं आप में से किसी भी लोगों के धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि आप लोग अपने धर्म को मानते आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी के सामने अपना सर झुकाकर आपको क्या कहते हो, हाँ, नमन करता हूँ। लेकिन आप लोग जो एल्डर होते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप लोग उम्र, ताकत, रिश्ते और ओहदे से ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, उसके लिए मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप लोग अपने एक्सपीरियंस के चलते अपने डिसेंडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप लोग जिस सोच को मानते आए हैं, जिस परंपरा और रीत को मानते आए हैं, वो लोग भी आप लोगों की उन रिवायतों को माने। वो उनकी चॉइस होती है, वो माने या ना माने, वो उनकी चॉइस होती है। आप लोग सिर्फ उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। और जो डिसेंडेंट होते हैं वो भी अपने एंसेस्टर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, वो भी उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। इंडिया और कोरिया दोनों ही कंट्रीज में एल्डर्स को भगवान के तरह, यानी कि गॉड्स की तरह पूजा जाता है। मैं भी एल्डर्स की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके सामने हमेशा अपना सर झुका कर रखता हूँ।
और हाँ, एल्डर्स के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप उनके सामने अपनी बात शांति से रख सकते हैं, क्योंकि जो एल्डर्स को पलटकर जवाब देता है वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने वाला पर्सन, एरोगेंट, कॉकी, कनिंग, चाहे जो भी कहो, ऐसा ही होता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर एल्डर से भी कोई गलती हो जाए तो उन्हें भी अगर अपने डिसेंडेंट, अपने बच्चों की बात कोई गलत लगे तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उन पर चिल्लाना चाहिए, क्योंकि वो सज़ा ही क्या जो सुधार की वजह ना बने। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह कहूँगा, चाहे इंडियन हो या कोरियन, चाहे डिसेंडेंट हो या एंसेस्टर्स, आप प्लीज़ एक दूसरे को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जो लोग फोर्स करते हैं वो लोग फिजिकली तो उनसे अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन मेंटली आप लोग जो काम उनसे करवाना चाहते हैं वो लोग उसे मेंटली काम नहीं करते, उनका माइंड दूसरी तरफ होता है। तो दूसरे धर्म की अपने हार्ट से, अपने दिल से बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहे भगवान के बारे में, तो मैं मानता हूँ कि भगवान एक उम्मीद देता है, वो एक ऐसी सोर्स है जो हमें स्ट्रेंथ देता है लाइफ की हर सिचुएशन से, हर क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप से डील करने के लिए, ताकि हम लाइफ के हर सर्क्यूमेंटेंस और हर एक सेगमेंट को पार करके अपना जो गोल, हम शायद अपनी जो चॉइसेस हो, चाहे वो इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, मॉडलिंग करना हो, एक्टर बनना हो या फिर और भी कुछ, हर किसी का अपना अपना अलग ड्रीम होता है, वो उन सभी को पूरा करने की ताकत देते हैं। वो रियलिटी में गॉड होता है, जिन्हें हम भगवान और देवता कहते हैं। सभी लोगों को अपनी अपनी आस्था प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे कि कोई मन्नत मांगता है, कोई सिर्फ सिंपल प्रे करता है, कोई अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आस्थाओं को प्रकट करता है। वो उनकी चॉइस होती है, दूसरे की नहीं। सभी लोगों के पास अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो अपनी चॉइस के जरिए अपनी आस्था को प्रकट करें। हमें भी उन लोगों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक ना ही किसी फॉरेन कंट्री को और ना ही अपने ही कंट्री में जो लोग हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। You shouldn't criticize to anyone. This is more important fact that I wanted to mention in this video. It's crystal clear. Give respect, take respect. मेरा ओपिनियन जानना चाहे कोरिया के बारे में, तो हाँ, मुझे कोरिया के बारे में सबसे ज़्यादा है के-पॉप और के-ड्रामा। जैसे कि मुझे BTS, बांगतान सोनियोंडन, ब्लैकपिंक, 17, एक्सो, ये सारे म्यूजिक बैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कोरियंस को भी इंडियन का म्यूजिक जैसे कि गुरु रांधवा, टोनी कक्कर, कुछ लोगों को सिद्धू मूसेवाला और बादशाह, ये सभी सिंगर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और अगर आप लोग के ड्रामा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग गॉब्लिन और माय डेमन, ये के ड्रामा ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड और एडवेंचरस है, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। तो इंडियंस कोरिया के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो लोग इन कोरियन यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हैं। पहले का नाम है मिस कैलिकोरिया, आप उन्हें फॉलो करके कोरिया के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और सिर्फ कोरिया नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर्स, उनकी फूड टेस्टिंग और उनके इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने वीडियो बनाए हैं। और अब कोरियन लड़का इन्हें भी देख सकते हैं। और इंडियन यूट्यूबर्स जो भी कोरिया में रहते हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, वो भी कोरिया के कल्चर को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंडियन लोगों को, ताकि वो भी अपने कंट्री में रहकर फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। मुझसे के पॉप इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहता है तो सबसे बड़ी के पॉप इंडस्ट्रीज़ ब्लैकपिंक और जो बिग हिट को स्पॉन्सर करती है वो भी बहुत अच्छे है। और भी बहुत सारी के पॉप इंडस्ट्रीज़ है, म्यूज़िक कंपनीज़ में कोरिया में, जो कोरियन लोकल्स को ही नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेनर्स को भी चांस देती है अपने टैलेंट को उनके सामने पेश करने के लिए। लेकिन इनमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी है जो उन न्यू आर्टिस्ट ऑडिशंस देने आए हैं, अपने टैलेंट को शो करने के इरादे से वहाँ पर आए हैं, उनका एडवांटेज उठाते हैं और उनके बाद ही उन्हें वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो अपने लोकल्स और फॉरेनर्स का भी ऐसे एडवांटेज उठाते हैं।
ये सभी कंपनीज जो होती है वो अपने आर्टिस्ट और सोलो परफॉर्मेंस की जो कॉन्सर्ट हो, वर्ल्ड टूर हो या फिर नेशन टूर, इनसे जो मनी अर्निंग होती है उनकी इनकम का 90% वो अपने लिए रख लेते हैं और 10% वो उन आर्टिस्ट में बांट देते हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि आजकल दुनिया इंसान की कामयाबी को देखती है, उसके पीछे छुपे उसकी मेहनत को नहीं, और उससे जो अर्निंग होती है वो उन स्पॉन्सर्स को मिल जाता है। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और वो जो 10% अमाउंट बचता है उन्हीं में से उन बैंड मेंबर्स को दिया जाता है। और आप सभी ने देखा ही होगा, BTS हो, ब्लैकपिंक हो, इन सभी बैंड्स में या तो सिर्फ गर्ल्स होते हैं या फिर बॉयज़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डेब्यूट करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है कि वो अपनी इन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ख़त्म होने तक तो अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान दे सकते हैं और ना ही अपनी मैरिड लाइफ को किसी क्रश के ज़रिए डेट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब तक उनकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ख़त्म नहीं होती वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर कंपनी के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि उन आर्टिस्ट और म्यूज़िक बैंड्स का आउटलुक, उनका गुड लुक्स और उनकी जो सोशल स्टेटस होती है वो उनके बैंड की इमेज को डिफाइन करता है, जो फैंस की पॉपुलेशन को कम या ज़्यादा रखने में हेल्प करती है। उन आर्टिस्ट की हर एक छोटी से छोटी चीज़ सनसनीखेज न्यूज़ यानी कि सोशल न्यूज़ बन जाती है, जो उनके ऑब्सेसिव फैंस को चाहिए होती है। इन K-pop आइडल्स के अपनी ज़िंदगी के पर्सनल लाइफ तक उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में ऐड किए जा चुके होते हैं कि जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ख़त्म नहीं होती तब तक वो सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। अपनी मर्ज़ी से जीना तो दूर की बात है, चाहे वो इंडिया के हो या कोरिया के, इट डजंट मैटर। बाय द वे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जो इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए और उनको उनकी कंफर्टेबल लाइफ की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ऐसी कंपनीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ थैंक्स, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें इतने अच्छे K-pop आइडल्स मिले हैं, चाहे वो इंडिया के आइडल्स हो या फिर कोरिया के आइडल्स। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई हार्टली थैंक्स यू ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। वो सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग एक बात तो बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि ना ही कोरिया इंडियंस के लिए अनसेफ है और ना ही इंडिया कोरिया के लिए अनसेफ है। आप लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी फेवरेट कंट्री को विज़िट कर सकते हैं। इंडिया कोरिया को विज़िट कर सकता है और कोरियन इंडिया को विज़िट कर सकता है, क्योंकि अगर आप बाय चांस कोरिया में इंडियन या फिर इंडिया में कोरियन मुसीबत में पड़ भी गए तो भी वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और ये दोनों दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्रीज़ है। ये बात उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आम होगी जो बंजारों वाली ज़िंदगी जीते हैं। इट मीन्स टू हुम स्पेंड देयर लाइफ एज अ ट्रैवलर। जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं उनकी स्पेशलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन जो लोग पहली बार ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होगा, और आप लोग अपने इस मोमेंट को अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बनाइएगा। और हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी फेवरेट कंट्री, चाहे वो इंडियन हो कोरिया को जा सकता है या फिर कोरियन हो इंडिया को जा सकता है। आप लोगों को वहाँ उन दोनों ही कंट्रीज़ में कम्प्लीटली प्योर हार्टेड लोग जो बिना किसी खुदगर्जी के आप लोगों की मदद करेंगे ज़रूर मिलेंगे। इंडिया और कोरिया ही क्यों, दुनिया की हर कंट्री बेस्ट है। और मेरी फेवरेट कंट्रीज़ में आप लोग को नाम बताऊँ तो इंडिया और कोरिया तो मेरे फेवरेट है ही, इनके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चाइना, नेपाल और भी बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे कि फिलीपींस भी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी, न्यूजीलैंड भी। आप लोग इन सभी कंट्रीज़ को, अगर इनमें से आपकी कोई फेवरेट कंट्री है तो लाइफ में एक बार तो आप लोग को अपनी फेवरेट कंट्री को विजिट करना ही चाहिए, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि आपने एक छोटा सा ड्रीम देखा था जो शायद आपको पूरा करने का वक्त ही नहीं मिला। आजकल की जनरेशन में सभी लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल लिया कीजिए, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन काम के बीच बीच में खुद के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि ज़िंदगी आपकी होती है, आपके काम की 50% और आपकी भी 50%। एंड स्पेशली मैंने आप लोगों को जो बातें इस वीडियो में बताई, हेटनेस, क्रिटिसिज्म इन बिटवीन इंडिया और कोरिया, और इट कुड बी इन बिटवीन अदर कंट्री, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव किसी भी कंट्री को, इंडिया को, कोरिया को, या फिर किसी भी कंट्री के कल्चर को, उसकी रेपुटेशन को क्रिटिसाइज करना, ट्रोलिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि मैं चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से इंडिया और कोरिया के बीच में जो अनब्रेकेबल बॉन्ड, इतने अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, वो पिछले 1-1.5 साल में हुई फालतू बातों की वजह से ना टूटे। मेरा सिर्फ यही प्योर इंटेंशन है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है वो ऐसे ही बना रहे और कभी भी ना टूटे। हाँ, इनके साथ साथ एक और ज़रूरी बात, मैं आप लोगों को एक रियलिटी क्लीन चिट देना चाहता हूँ। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो आप उनकी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म को अपने दिल पर मत लो, क्योंकि ऐसा वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं, वो दूसरों की लाइफ में अनइंटेंशनली इन्वॉल्व होते हैं, दखल देते रहते हैं हर वक्त। आप उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि उनके पास अपनी ही बातें सॉर्ट आउट करने के लिए हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो लोग दूसरे की बातों में अपने आप को घसीटते रहते हैं। बस इससे ज़्यादा उन लोगों के पास कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया भले ही ताकतवर लोगों से चलती है, लेकिन उसे पेश कमज़ोर लोगों से किया जाता है, और खासकर भीड़ जब इंसाफ करती है तो गलत हमेशा ताकतवर को ही ठहराया जाता है। कमज़ोर की गुनाह गलती बन जाती है और ताकतवर की गलती गुनाह। फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ तो अगर आप किसी ऊंचाई पर पहुँच जाते हो तो आपके नीचे खड़ा हुआ शख्स वो आपके गिरने का इंतज़ार करता है। उसे अपनी कामयाबी से ज़्यादा खुशी दूसरे की नाकामयाबी से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ताकतवर इंसान गलत होता है, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत, कुछ कमज़ोर गलत होते हैं, कुछ सही। ये सब तो इस लाइफ के बेसिक रूटीन है जो डेली चलते हैं और ख़त्म होते हैं, फिर न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट होते हैं और हैप्पी या फिर सैड एंडिंग से ख़त्म हो जाती है। बस आप इन सभी ट्रोलिंग्स को, क्रिटिसिज्म को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि ये ट्रोलिंग्स और क्रिटिसिज्म है जो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि आप आगे आने वाले किसी बड़ी मुश्किल में अपने आप को प्रैक्टिकल होकर सोच सको, ना कि हार्डली वीक। बस याद रखिए कि किसी भी कंडीशन में आप लोगों को बस मेंटली हार्श होकर सोचना है, ना कि हार्डली वीक होकर, क्योंकि अगर आप वीक पड़ जाए तो आपका माइंड वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो, वो रॉन्ग डिसीजन आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। फ्यूचर, भविष्य, आने वाला कल कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हुए फैसलों का नतीजा है। सही फैसला करेंगे, आपका आने वाला कल सही हो जाएगा। इंडिया और कोरिया दुनिया की सबसे सेफ और प्योर हार्टेड काइंड कंट्रीज़ है। आप इन दोनों कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी खतरा ना ही कभी आया है और ना ही आप लोग कभी भी रिग्रेट करेंगे कि आप इन दोनों कंट्रीज़ को विजिट किए थे। और हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर गेन करना नहीं है। मेरा ये इरादा है कि मैं इंडिया और कोरिया के बीच में पिछले 1-1.5 साल में जो रूमर स्प्रेड हुए हैं कि कोरिया इंडिया को हेट करता है, इंडिया कोरिया को हेट करता है, यहाँ के लोग वैसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लड़के मेकअप करते हैं, यहाँ के लोग मेकअप नहीं करते, इन सभी बातों को मैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इश्यूज़ है, ये पिछले चुटकी भर के इश्यूज़, इतने सालों की इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इन्हें ब्रेक ना कर पाए। ये दोनों कंट्रीज़ जैसे आज तक बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर थे, वैसे ही आगे भी फ्रेंड्स बने रहे, यही मेरा प्योर इंटेंशन है। और मैं हार्टली भी यही विश करता हूँ कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कभी कोई भी दरार ना पड़े। मैंने इन वीडियोस में इंडिया और कोरिया के बारे में जो भी बातें बताई, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और उन लोगों का जो मेरी तरह इन दोनों कंट्रीज़ को बिल्कुल सेफ, इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड मानते हैं।
अब बाय द वे आपका ओपिनियन क्या है वो आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। हम आपका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको हमारा ओपिनियन रेकमेंड कर सकते हैं। आप अपनी सोच अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, वो आपका डिसीजन होगा, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब मैं आप लोगों से ये नहीं कहने वाला हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोस आगे से आप देख सके। नहीं, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगा कि आप इंडिया और कोरिया इन दोनों कंट्रीज़ को अनइंटेंशनली क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी वजह से वो सिर्फ उन कंट्रीज़ की नहीं बल्कि उनके लोगों की, जिनके एंसेस्टर्स ने पिछले इतने सालों में इन दोनों कंट्रीज़ को इतना हाईली डेवलप करने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है, उनकी सैक्रिफाइस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं और शायद उनकी सोल्स को भी अनसेटिस्फाई अनजाने में आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अनइंटेंशनली किसी दूसरे की बात में आकर आप इन कंट्रीज़ को, इंडिया हो या कोरिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, प्लीज़ आप उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्योंकि अगर उसे एक बार लोगों की बातों में आकर क्रिटिसाइज करते हैं और फिर अगर आपको बाद में रियलाइज़ हो कि आपने ऐसा अनइंटेंशनली कर दिया तो आपको शायद बाद में रिग्रेट होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में ऐसा कोई रिग्रेट हो। इसलिए मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा क्रिटिसिज्म का काम प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है, जो शायद कभी भी जुड़ नहीं पाता। क्योंकि जो लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं वो लोग इंसानी जज्बातों को नहीं समझ सकते, वो लोग इंसानी जज्बातों को ना समझने वाले पत्थर होते हैं, वो लोग ह्यूमन नहीं कंप्लीटली ह्यूमनॉइड होते हैं। कोरिया और इंडिया तो दो ऐसी कंट्रीज है जो एक दूसरे के बिजनेस डील, म्यूजिकल इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट और यहाँ तक कि ये दोनों अपने अपनी स्टॉक्स मार्केट में भी एक दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं। कोरिया का स्टॉक इंडिया अपने लिए अपने मार्केट में रखता है, इंडिया का स्टॉक कोरिया अपने मार्केट में रखता है। ये सब बिजनेस है, कारोबार, सौदागरी का कारोबार। और फेस्टिवल, महफिल हो, म्यूजिकल फेस्टिवल हो या फिर कोई भी जलसा, ये दोनों कंट्रीज हमेशा से इन सब चीज़ों में टॉप पर रहे हैं। और अगर BTS के बारे में बात करूँ तो इंडिया BTS की फॉलोइंग लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज में आता है, जैसे कि फिलीपींस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। इन सब के साथ इंडिया भी BTS के क्रेज में आता है, और कोरिया भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ के फॉलोइंग में भी टॉप 10 में भी आता है। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी के, बिना किसी क्लियर प्रूफ के, बिना किसी क्रिस्टल क्लियर एविडेंस के, आप प्लीज़ किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि वो उसकी रेपुटेशन पर एक ऐसा डार्क मार्क लगा देता है जो इसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है। और अगर बाद में अगर आप लोगों को पता चलता है कि ऐसा अगर आपकी कंट्री ने उस कंट्री पर दाग लगाया था, तो आपकी कंट्री से अगर कोई भी उस कंट्री में विजिट करने जाएगा तो वहाँ के लोग आपकी कंट्री को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बस यही से ही नफरत और हेट्रेड की शुरुआत होती है। मैं नहीं चाहता कि इंडिया हो या कोरिया ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री के बीच में ऐसा कोई भी सिचुएशन बने। याद है ना वो क्या कहते हैं, सबसे महान जंग, लड़ाई, वॉर वो होती है जो कभी हो ही ना हो। द वर्ल्ड्स बेस्ट वॉर इज दैट who couldn't be happen, never ever, that is a great war who will never happen। यही होता है जो ट्रूथ होता है। सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जो कभी हो ही ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी फेवरेट कंट्रीज़ को विजिट कीजिए। अगर आपका कोई छोटा सा ड्रीम है तो उसे फुलफिल कीजिए। और हाँ, कोरिया और इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। अगर आप फॉरेनर हो तो आप इन दोनों कंट्रीज़ को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिना विजिट करे ही अपनी राय, अपना सजेशन इन कंट्रीज़ के बारे में बना देते हो, और अगर आपका दोस्त जो उन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक को विजिट किया है वो अगर आपकी इन बातों को सुनेगा और वो आप लोग को ये बताएगा कि आप जैसा सोच रहे हो उसका उल्टा है, तो शायद आपको ही रिग्रेट फील होगा। और मैंने जो बातें इन सब वीडियो को में बताई है
मैंने पहले भी कहा था, एक और बार कह रहा हूँ कि मेरा ना ही किसी कंट्री के कल्चर को, रेपुटेशन को और ना ही वहाँ के किसी भी तरह के स्क्रिप्चर्स को ट्रोल क्रिटिसाइज करना है। नहीं, मैं सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, इंडिया और कोरिया के साथ, हर कंट्री की बस पीसफुलनेस चाहता हूँ। यह चाहता हूँ कि हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, अपनी नेबर कंट्री हो या दूर की कंट्री, उसके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन डेवलप करे। I wish you all a very have a good day and annyeonghaseyo, gamsamnida. Thank you for watching my video and sarangye all. Love you all. Bye.